आम्रपाली अपने कक्ष के दरवाजे पर खटखटाने की जोरों की आवाज सुनकर इतनी घबरा गई थी कि उसने बिना परिणाम के बारे में सोचे झट से बंद आंखों से दरवाजा खोल दिया और अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। वो उस समय घबराते हुए सोच रही थी कि क्या आखिर उसे खुद राजा के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। आम्रपाली को सामने देखने का साहस नहीं हो रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। उस अनजान स्पर्श की वजह से आम्रपाली ने अचानक जोर से अपना कंधा झटक दिया और सिर उठाकर देखा तो सामने श्रीमालू खड़ी थी। श्रीमालू आम्रपाली का हाथ थामकर शीघ्रता से कक्ष के अंदर आ गई। आम्रपाली ने कहा, कहाँ थी अब तक? जानती हो मेरा क्या हाल हो गया था? आम्रपाली की ये बेचैनी और घबराहट भरा चेहरा देखकर श्रीमालू को बहुत सुकून मिल रहा था और उसने मन में कहा, हम भी तो यही चाहते थे कि आपको हमारी अहमियत का अंदाजा हो जाए और यही डर हम देखना चाहते थे आपकी आंखों में। फिर श्रीमालू ने आम्रपाली से कहा, आप यूं ही घबरा रही थी, आपको हम पर विश्वास नहीं था क्या? जब हमने आपको वचन दिया था तो उसे तोड़ कैसे सकते थे भला हम? इस बात का आम्रपाली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर श्रीमालू को गले से लगा लिया। श्रीमालू ने कहा, आप निश्चिंत होकर राजा का स्वागत कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। आम्रपाली ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है कुसुम। तो श्रीमालू ने जवाब दिया, यदि आपके चेहरे पर डर के भाव दिखेंगे तो राजा को शंका हो जाएगी, इसलिए आप हम पर विश्वास रखिए और राजा का ऐसा सत्कार कीजिएगा कि उन्हें लगे कि आज रात किसी अप्सरा से उनकी भेंट हुई है। उसकी उत्तेजना इतनी बढ़ा देना कि उसकी आंखें वासना से अंधी हो जाएं। वो अंधेरे में समझ ही ना पाए कि उसके साथ आम्रपाली है या कुसुम या फिर कोई और। ये सुनकर आम्रपाली ने सोचते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सरना और सोम आम्रपाली की आज्ञा लेकर कक्ष से बाहर चले गए। श्रीमालू तुरंत उस कक्ष के गुप्त द्वार में जाकर छिप गई। वहीं दूसरी तरफ अवध के राजा बहुत ही प्रसन्नता से आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। वो मन ही मन कह रहे थे, धन से संसार में क्या नहीं हासिल किया जा सकता। आज हमारे आलिंगन में वो अप्सरा होगी जिसका स्वप्न बाहर कतार में खड़े हजारों लोग देख रहे हैं। कल सुबह हर किसी की जुबान पर सिर्फ हमारा ही नाम होगा। आम्रपाली से भेंट करना किसी युद्ध में सफल होने से भी अधिक प्रतिष्ठित काम है आज के समय में। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ गए। जहाँ एक तरफ राजा आम्रपाली के कक्ष की ओर जा रहे थे तो वहीं दूसरी ओर सम्राट बहुत बेचैन थे। सम्राट के सिर पर इस समय सिर्फ भूत सवार था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे इतनी बड़ी भूल आखिर हो कैसे गई। वो सोच सोच के पागल हुए जा रहे थे। वो बेचैनी से कभी इधर कभी उधर टहल रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक बार वो राजा उनके सामने आ जाए तो उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। हंते नाग भी अब बहुत असहाय महसूस कर रहा था। वो मन ही मन कहता है, मेरे सम्राट कितने परेशान हैं और मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। वो पत्थर से उठकर सम्राट की तरफ गया और कहता है, सम्राट खुद को संभालिए, यूं अपने आप को सजा मत दीजिए। सम्राट तेज आवाज में कहते हैं, क्या करूं फिर? अपनी आंखों के सामने आम्रपाली को किसी और के साथ कैसे देख लूं मैं? मगध का सम्राट इतना बेबस कैसे हो सकता है? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो तुम ही मुझे कोई उपाय बताओ अंतेनाग। क्या है कोई उपाय तुम्हारे पास? अंतेनाग ने ही सुनकर अपना सिर झुका लिया। इस वक्त उसके पास भी सम्राट के सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो सम्राट ने कहा, हमने ये क्यों नहीं सोचा कि भीड़ का ध्यान भटकाने के लिए महाराज उस राजा को पहले से ही अपने महल में बुला लेंगे। इतनी सी बात हम कैसे नहीं समझ पाए? हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई अंतेनाग, कैसे? अंतेनाग के पास सम्राट के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो भी बेबस था सम्राट की मदद करने के लिए और इस वक्त सम्राट भी इतने मजबूर थे कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी असली शख्सियत को सबके सामने लाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जहां एक तरफ सम्राट क्रोध से पागल हुए जा रहे थे तो वहीं दूसरी ओर अवध के राजा आम्रपाली के द्वार पर खड़े थे। राजा आम्रपाली के कक्ष का द्वार खटखटाने लगे। वहीं कक्ष के अंदर आम्रपाली बहुत सहमी हुई सी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राजा का सामना कैसे करेगी, कैसे खुद को उनकी हैवानियत वाली निगाहों से दूर रख पाएगी। आम्रपाली अब डर से कांप रही थी। उसके कपकपाते हाथ द्वार खोलने में सक्षम नहीं थे। बाहर राजा से अब रहा नहीं जा रहा था। वो शीघ्र से शीघ्र आम्रपाली को देखना चाह रहे थे।
वो आवेगवश और तेजी से दरवाजा खटखटाते रहे। कक्ष के अंदर आम्रपाली खुद को संभालने का प्रयास कर रही थी, तो उसने मन में सोचा, ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा आम्रपाली, हमें साहस से इस परिस्थिति का सामना करना होगा। अबे कुसुम भी तो है ना हमारे साथ, हमें तो सिर्फ राजा का स्वागत सत्कार ही करना है। आम्रपाली ने खुद को समझाया और साहस करके द्वार की तरफ बढ़ गई। राजा अभी भी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे थे। तभी अचानक से द्वार खुल गया और सामने देखकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा ने मन में सोचा, ऐसी स्त्री तो इस पूरी धरा पर नहीं होगी। इसके लिए तो महाराज ने हमसे बहुत कम धन लिया है। इसके लिए तो कोई अपने राज्य का एक हिस्सा भी खुशी खुशी दे सकता है। राजा आम्रपाली को एकटक देखे जा रहे थे। वो चाहकर भी अपनी पलकें नहीं झुका पा रहे थे। इतना दिव्य सौंदर्य अपने जीवन काल में पहली बार देखा था उन्होंने। राजा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। आम्रपाली उस राजा को देखकर मन में कहती है, ये ऐसे देख रहे हैं जैसे कि इन्होंने अपने जीवन में कोई स्त्री देखी ना हो। इन जैसे राजा महाराजाओं की वजह से ही नगर वधु के पद का सृजन किया गया होगा, ताकि इनकी वासना को मिटाकर राजकोष भर लिया जाए। आम्रपाली ने राजा की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, आपका स्वागत है राजा रक्षपाल बहादुर जी। ये सुनकर राजा ने अपनी पलकें झपकाई और मुस्कुराकर आम्रपाली का अभिवादन स्वीकार करके कक्ष में प्रवेश कर गए। आज आम्रपाली के कक्ष को भी विशेष रूप से सजाया गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे ये साक्षात कामदेव और रति का कक्ष हो। कक्ष में मोगरे की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। फूलों से पूरे कक्ष को इस तरह से सजाया गया था कि मानो ये कोई कक्ष नहीं बल्कि स्वर्ग का कोई बगीचा हो। यदि कोई इस कक्ष में एक बार प्रवेश कर जाए तो वो जीवन भर यहाँ से ना जाए। लेकिन राजा को इस कक्ष की सुंदरता नजर ही नहीं आ रही थी। उनकी आंखें एकटक सिर्फ आम्रपाली पर ही केंद्रित थी। आम्रपाली एक सुराही से मदिरा लेकर आई और वो मदिरा उसने राजा की तरफ बढ़ाई। राजा ने आम्रपाली को आंख उठाकर देखा तो उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी गईं। आम्रपाली की त्वचा ऐसे चमक रही थी मानो उसी से कक्ष में रोशनी हो। उसकी त्वचा इतनी मखमली थी कि एक पानी की बूंद भी उस पर टिक ना पाए। आम्रपाली की बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें, सुर्ख पंखुड़ी जैसे गुलाबी होठ, सुराही जैसी पतली लंबी गर्दन और उसके चलने के मनमोहक अंदाज से राजा के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। तभी आम्रपाली ने अपने बालों को खोल दिया। उसके रेशमी से लंबे लंबे बाल जब उसके चेहरे पर बिखरे तो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो चांद गहरे काले बादलों से झांक रहा हो। राजा के मुख से निकला, उफ। तो राजा ने कहा, आप बोलती नहीं है क्या? आम्रपाली को इसका जवाब देने का मन नहीं था, पर उन्हें किसी बात का शक न हो जाए इसलिए वो बहुत धीरे से कामुक आवाज में कहती है, बोलने से चेहरे की त्वचा खराब हो जाती है राजा जी। ये कहकर आम्रपाली राजा का हाथ पकड़कर बिस्तर पर ले आई और फिर सारे चिराग उसने बुझा दिए। कक्ष में अंधेरा कर दिया। राजा की सांसें अब तेज तेज चल रही थी। तभी आम्रपाली सावधानी से गुप्त द्वार खोलकर अंदर चली गई और श्रीमालू उसमें से तुरंत बाहर निकल आई। जैसे ही राजा के पैरों पर श्रीमालू ने अपना हाथ रखा, राजा की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने पास रखे तकिए को अपने हाथ से कसकर पकड़ लिया। श्रीमालू ने राजा की गर्दन पर अपने होठ रख दिए और धीरे धीरे उन होठों को उसके सीने पर ले आई। राजा ने श्रीमालू के हाथों को कसकर दबोच लिया। संसार की सबसे सुंदर स्त्री के आलिंगन ने राजा को आज 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। श्रीमालू इतने कामुक अंदाज में उनसे लिपटी हुई थी कि इस समय दुनिया का कोई भी पुरुष अपनी सोच और समझ से कोसों दूर हो जाता। तो फिर भला राजा को इस बात का एहसास कैसे होता कि वो संसार की सबसे सुंदर स्त्री नहीं बल्कि काम कला में माहिर एक वैश्या के साथ संसर्ग में लिप्त हैं। जहाँ एक तरफ श्रीमालू अवध के राजा को छल से काबू कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ महारानी विचार मग्न थी। महारानी दूसरे माले की खिड़की से चलते हुए गलियारे में आ गई और कहती हैं, आखिर किसने वो पत्र लिखा था? कौन है वो इंसान जिससे मेरे सारे राज पता हैं? ये तो मैं पता करके ही रहूंगी। लेकिन सवाल यह है कि आज से आम्रपाली ने अपना दायित्व भी तो निभाना शुरू कर दिया है, फिर भी उस शख्स ने कुछ किया क्यों नहीं? आखिर पत्र की धमकी भेजकर वो क्या चाहता था? तभी उन्होंने मन में सोचा, नीलपत महल की शांति बता रही कि आम्रपाली ने हथियार डाल दिए हैं। उसने आगे कहा, इंसान का घमंड हो या जिद, एक न एक दिन तो टूटता ही है।
आज आम्रपाली का भी टूट गया। तभी कपाला उन्हें सामने से आती हुई दिखाई दे गई। कपाला ने महारानी का अभिवादन किया और उनके पास आकर कहा, महारानी, इतनी रात गए यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं आप? तो महारानी ने कहा, सुबह की। तो कपाला ने कहा, महारानी, सुबह तो हर रोज एक सी होती है, फिर पूरी रात जागकर उसकी प्रतीक्षा क्यों करनी भला? तो महारानी ने कपाला के कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं कपाला, आज जो नीलपद महल में हो रहा है, जब उसकी चर्चाएं दूर दूर राज्यों तक फैलेंगी तो सोचो कल सुबह के सूरज के साथ कैसी उत्तेजना भर जाएगी सभी पुरुषों के दिल में। जहां एक तरफ महारानी सुबह की प्रतीक्षा बेसब्री से कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट से भी आज की रात गुजारी नहीं जा रही थी। वैशाली में एक दूर पहाड़ी पर सम्राट और अंतेनाग बैठे हुए थे। उस पहाड़ी से नीलपद महल साफ दिखाई दे रहा था। सम्राट की निगाहें नीलपद महल से हट ही नहीं रही थी। वो खुद को समझा रहे थे कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, ये एक बुरा स्वप्न है जो सुबह तक टूट जाएगा। अंतेनाग पत्थर से उठकर सम्राट के सामने आकर कहता है, सम्राट, ये आपकी नहीं, ये समय की गलती है। समय ने चाल ही ऐसी चली है कि मगध का सम्राट आज मजबूर हो गया है, अन्यथा वो संसार में क्या नहीं हासिल कर सकता। सम्राट भी पत्थर से उठकर आगे आ गए। उनके पीछे पीछे अंतेनाग भी आ गया। सम्राट नीलपद महल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अंतेनाग, इस महल में कोई मामूली स्त्री नहीं है। वहाँ एक बुद्धिमान और चरित्रवान स्त्री है जो किसी भी कीमत पर अपने आंचल को गंदा नहीं होने देगी। अवध के राजा जैसे वहशी राजा इस संसार में बहुत होंगे, लेकिन आम्रपाली जैसी आदर्शवादी स्त्री कोई दूसरी नहीं। उसने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लिया होगा और जरूर ढूंढा होगा उस दरिंदे से पीछा छुड़ाने के लिए। देखना, हमें सुबह अच्छी खबर ही मिलेगी। अंतेनाग सम्राट को गौर से देखते हुए सोच रहा था, सम्राट कैसे अपने मन को बहला रहे हैं। काश कि जो सम्राट के मन में है वो सच हो जाए। आम्रपाली, सच में इतनी जल्दी किसी के सामने हार मत मानना। कल की सुबह आम्रपाली के बुरा सोचने वालों के लिए बहुत बुरी हो। एक तरफ जहां सम्राट आम्रपाली के इस हाल के लिए खुद को दोषी मान रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली भी कश्मकश से गुजर रही थी। आम्रपाली की जगह श्रीमालू अवध के राजा के साथ थी। वहीं सैकड़ों सवाल अपने मस्तिष्क में लिए आम्रपाली इधर उधर टहल रही थी। वो मन में सोच रही थी, अगर कुसुम किसी वरिष्ठे की तरह कल रात नहीं आई होती तो आज पता नहीं हमारा क्या होता, हम कैसे इस परिस्थिति से बाहर आते। हमने भानु प्रताप जी से भी मिलने से मना कर दिया। यदि वो होते तो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेते। उन्होंने हमें हर मुसीबत से बाहर निकाला था। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। ये सोचते सोचते वो अपने कक्ष और गुप्त कक्ष के बीच मौजूद गुप्त रास्ते में टहल रही थी। वो चाहे तो गुप्त कक्ष में जाके सुभद्रा के पास सो सकती थी, लेकिन इसमें कुसुम का सच उसे पता चल जाता और आम्रपाली का कुसुम को दिया हुआ वचन टूट जाता। काफी देर तक सोचते सोचते टहलने के बाद जब आम्रपाली थकने लगी तो वो वहीं दीवार के सहारे टिककर नीचे बैठ गई। वो चिंता कर रही थी कि ऐसा ना हो कहीं राजा को पता चल जाए कि उसके साथ मैं नहीं कोई और स्त्री है। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। मेरा जो होगा सो होगा, पर वो बेचारी कुसुम तो फंस जाएगी ना। ये सोचते सोचते आम्रपाली रात भर सुबह होने का इंतजार करती रही। महल परिसर में अलग अलग जगह लोग आम्रपाली के बारे में ही सोच रहे थे। सरना अपनी मयान पर हाथ रखे पूरी रात आम्रपाली के कक्ष के आसपास ही खड़ी रही, ताकि अगर आम्रपाली पर कोई मुसीबत आए तो वो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहे। सोम भी अपने कक्ष में आम्रपाली के बारे में ही सोच रहा था कि योजना के मुताबिक सब ठीक रहे। महामंत्री सुमेर अपने कक्ष में लेटे हुए सोच रहे थे कि श्रीमालू की योजना काम कर जाए, बस फिर हमारा सारा काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहेगा। जनता और उनसे भेंट करने के लिए धन दे चुके लोग भी राजा के अनुभव के बारे में जानने के लिए अलग अलग जगह उत्साहित थे। सबकी निगाहें अब सूर्योदय पर टिकी हुई थी। क्या अवध के राजा को ये पता चल जाएगा कि उन्होंने जिसके साथ रात बिताई थी वो आम्रपाली नहीं थी? यदि पता लग गया तो क्या होगा आम्रपाली का? सम्राट अब क्या करेंगे आम्रपाली को इस संकट से बाहर निकालने के लिए? श्रीमालू का अगला कदम अब क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। आम्रपाली।